Assalamu alaikum beta. Today we will discuss about first lecture of the 10th chemistry. यानी जो 10th की केमिस्ट्री है, 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे. एज यू नो दैट अगर सीरीज़ में देखा जाए तो 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आता है बेटा वो चैप्टर नंबर 9 बनता है. लेकिन ओवरऑल केमिस्ट्री का ये 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है. इन सीरीज विद द केमिस्ट्री ऑफ 9th एंड 10th इट इज़ द 9th चैप्टर दैट इज़ नेम्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम एक नया वर्ड है, लेकिन इससे पहले एक मरतबा डायनामिक इक्विलिब्रियम के रूप में केमिकल इक्विलिब्रियम को बेटा पढ़ चुके हैं. और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम भी है. और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं तो चैप्टर नंबर जो आपने बेटा जो 5 पढ़ रखा है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर 9th का, तो उसमें आपने इवेपोरेशन वाले टॉपिक में आकर के कहीं पे पढ़ा था. वहाँ पे इवेपोरेशन में आपने पढ़ा था कि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का रेट जब आपस में इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बन गया. लेकिन बरकफ डायनामिक इक्विलिब्रियम वहाँ पे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन पढ़ा, रेट ऑफ इवेपोरेशन पढ़ा, तो अब कहेंगे वो तो पुरानी बातें हो चुकी हैं. अब हम चलते हैं नए तरीके से समझते हैं बेटा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, या फिर जो हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम जिसका नेम है. तो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम. लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम से पहुंचने तक हमें ना चंद एक ऐसे और वर्ड्स से पाला पड़ेगा जो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तक जाने से पहले बेटा जानना बड़े अशद ज़रूरी होते हैं. और वो वर्ड्स क्या होते हैं और इन वर्ड्स का हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, आखिर क्या ज़रूरत थी कि हमने इन वर्ड्स को पढ़ा बेटा. तो जब हम डेफिनेशन लिखेंगे ना केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ पे हमें ना कुछ वर्ड मिलेंगे, जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिलेगा, हमें रिएक्टेंट्स का पता चलेगा, हमें प्रोडक्ट्स का पता चलेगा. तो क्यों ना हो कि हम ना बेटा स्टार्ट ही वहाँ से लेते हैं कि हमें पहले रिएक्टेंट्स का पता हो, प्रोडक्ट्स का पता हो, फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और एक्चुअली एक रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है. ये तमाम चीज़ें जब हमें पता चल जाएगी तो हम बआसानी ईजीली वी कैन कंसनट्रेट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम. तो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9 या फिर बेटा चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ 10th क्लास बेटा, और जिसका नाम है जिस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम. ये बेटा यहाँ पे मैंने इस चैप्टर नंबर 9 का नाम लिख दिया केमिकल इक्विलिब्रियम. जो सीरीज़ में बेटा चैप्टर नंबर 9 है, सीरीज़ में चैप्टर नंबर 9 है. वैसे 10th की केमिस्ट्री का बच्चों पहला चैप्टर है ये केमिकल इक्विलिब्रियम. तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तक जाने से पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है बेटा. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आइए ज़रा बेटा सीखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है. या अगर एक रिएक्शन की बात करें कि एक रिएक्शन क्या होता है, तो बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि रिएक्शन क्या होता है या एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है. जब एक केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो उसमें 3-4 चीज़ें और भी हमें बेटा समझ में आ जाएगी. और जब वो चीज़ें समझ में आ जाएगी देन हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली हमसे क्या चाहता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो वो चीज़ें क्या हैं, पहले तो ज़रा हमने ये पहचानना होता है बेटा कि हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है. तो वहाँ से ना उधर जो पहचान हमने करनी है वो 2-3 चीज़ों से हो सकती है. 2-3 चीज़ों से मतलब क्या हो सकती है. अभी अगर आप पहचानना चाहते हैं, अगर बेटा आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल बेटा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, हाँ जी हमने पहचान लिया अभी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो कैसे पता चलेगा आपको. उसके लिए सिंपल ये चीज़ है, या तो स्टेट बदल जाए, या फिर गैस का एवोल्यूशन हो, या फिर आपको कुछ स्मेल का जो है बेटा वो पता चले, या इसी तरह से थर्ड वन जो है अगर कलर का चेंज आपको कहीं पे दिखता है बेटा तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गया है. स्टेट का चेंज कैसे होता है, गैस का एवोल्यूशन कैसे होता है, स्मेल से कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गया है बेटा, और कलर के बदल जाने से कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है.
तो बच्चों कैसे पता चलेगा भाई केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, या अगर हमारे सामने कुछ कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन की हकीकत को जानने के लिए यही तमाम पॉइंट्स आपने बेटा जहन में रखने हैं कि अगर कहीं पे किसी चीज़ का आप स्टेट बदलता हुआ दिखे आपको, तो जो है समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और इसी तरह से अगर कहीं से कोई गैस का एवोल्यूशन होता है तो तब भी पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और अगर किसी प्रोसेस में से कुछ आपको बेटा जो है वो स्मेल आ रही हो, कोई ख़ास किस्म की फ्रेगरेंस हो, चाहे वो खुशगवार हो बेटा या इरिटेटिंग स्मेल हो, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। और बेटा कहीं पे कलर चेंज हो तब तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। हम एग्जांपल से समझते हैं कि स्टेट कैसे चेंज हो रहा होता है, गैस का एवोल्यूशन कैसे होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बेटा समझाता हूँ। जैसे स्टेट जो है, स्टेट का मतलब है कि उसका ना तबई हालत का बदल जाना। तबई हालत कैसे बदलेगी, जैसे आपने देखा कि मैग्नीशियम जो है बेटा वो एक मेटल है और वो सॉलिड हालत में होगा। आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दो, इसको पकड़ करके ना, इसका चूँकि मेटल है बेटा तो इसको पकड़ के यूं बंसन बर्नर के ऊपर करके ना बंसन बर्नर जला दें और ये जलना शुरू हो जाएगा बेटा। अच्छा, इसके जलने के बाद ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। पाउडर फॉर्म में कैसे मिलेगा बेटा, जब भी मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के MgO बना देगा, यानी ये बना देगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा बेटा। अब ज़रा देखें कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने से पहले बेटा ये ऑक्सीजन जो है इसका फिजिकल स्टेट कौन सा है, ये गैस है। और यहाँ पे हुआ क्या बेटा कि इस ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट बदल के ये सॉलिड हालत में आ गया, यानी पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। तो कुछ नहीं होगा बेटा, इसको पकड़ करके, यानी मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम मेटल है इसको सॉलिड हालत में है तो इसको ऐसे ही बिल्कुल पकड़ के बंसन बर्नर के ऊपर जब आप करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलना शुरू हो जाएगा और जलते जलते पाउडर की फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो नीचे अगर आपको चीज़ रख लेते तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो क्या समझे, यहाँ पे स्टेट का चेंज आया। तो स्टेट का चेंज आते सार ही आपको पता चल जाना चाहिए बेटा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ज़रूर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और सेकंड क्या चीज़ है बेटा, सेकंड चीज़ है कि गैस का एवोल्यूशन होना। गैस का एवोल्यूशन होना मतलब कि अगर कहीं से बेटा गैस इवॉल्व आउट होना शुरू हो जाता है तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन हुआ है कैसे मिला, ये जाके इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो एसिड बेस वाला चैप्टर है बेटा आप वहाँ पे पढ़ेंगे भी सही। एसिड बेस वाले चैप्टर में आप ब्रीफली पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, लेकिन अभी ज़रा देख लें कि अगर किसी एसिड को जैसे H2SO4 किंग ऑफ द केमिकल आप सभी लोग जानते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको मेटल से रिएक्शन करवा दें, मेटल से, जैसे मैंने सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा दिया तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे बन क्या जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा और प्लस में ये वाला जो हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और ये H2 आपको यहाँ से निकलता हुआ दिखाई तो नहीं देगा, बल्कि बेटा आप इसका महसूस कर सकते हैं कि H2 जो है यानी इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है या कोई गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, तो तभी समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और थर्ड वन पहचान क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वो स्मेल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा, वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल बेटा ये है कि अगर आप बेटा ऐसे कर दें कि कहीं पे मेटल का सल्फाइड ले लें, जैसा कि मैंने FeS नाम का एक मेटल है जिसको ना बेटा फेरस सल्फाइड कहते हैं FeS को। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ बेटा FeS का अगर मैं रिएक्शन करवा देता हूँ HCl के साथ तो व्हाट विल बी द फॉर्म बेटा, HCl के साथ जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये सल्फ़र जो है ये इस हाइड्रोजन दोनों को साथ मिला करके H2S बना देगा और प्लस में FeCl2 साल्ट बन जाएगा। और इसमें क्या पता चलेगा, ये जो H2S बना है इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं बेटा, और इसका
इरिटेटिंग स्मेल होता है, इसका इरिटेटिंग स्मेल होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब कलर चेंज कैसे है बेटा? कलर चेंज तो बड़ा ही आसान है कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आगे जाके ये भी पढ़ेंगे, इसको आपने बेटा याद नहीं रखना, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट के तौर पे जहन में बिठाना है कि हमें कैसे पता चलेगा भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसके लिए आपने वैसे इसको याद रखना है बच्चों। तो फ़र्ज़ करें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बेटा यहाँ पे अल्कीन नाम का कंपाउंड डाल रखा है। अल्कीन नाम का कंपाउंड, अल्कीन क्या होते हैं हम इंशाल्लाह ताला हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में जाके जब आप वहाँ पे लेक्चर्स पे पहुँचेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा ब्रीफली बताएंगे। अल्कीन डाल रखा है और अल्कीन में बेटा आपने ऊपर से KMnO4 जिसको पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं बेटा, इसका सोल्यूशन डाल लिया और वो सोल्यूशन बेटा पिंक कलर का होता है। और ये पिंक कलर का सोल्यूशन जो ही आप इस अल्कीन में डालेंगे बेटा तो इसका पिंक कलर जो है ये गायब हो जाएगा। मतलब ये वाला सोल्यूशन KMnO4 के डालने के बाद ये वाला सोल्यूशन जो है ये डीकलराइज हो जाएगा, जिससे आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन बच्चों हुआ है। ये है पहचान कि बेटा केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गया है। तो मैंने पहले कहा या तो स्टेट चेंज हो सकता है बेटा, या फिर किसी गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई स्मेल जो है वो अगर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है तो तभी जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है। या इसके अलावा जो है बेटा कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज की मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अगर बेटा कपड़ों के ऊपर एसिड गिर जाता है या जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर अगर एसिड गिरता है तो वहाँ पे ब्लैक कलर का एक धब्बा क्रिएट कर देता है। तो जब कलर वहाँ पे भी चेंज होता हुआ दिखेगा आपको तो आप कहेंगे कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, जैसे कि अगर H2SO4 की बात कर ले, सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा, तो जब भी ये अगर कहीं पे स्किन के ऊपर गिर जाता है या कपड़ों के ऊपर गिर जाता है तो ब्लैक कलर का धब्बा वहाँ पे जो है वो आपको कपड़ों पे मौजूद दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये H2SO4 जो है बेटा ये वहाँ से डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करके पानी को बाहर निकाल लेता है और पीछे सिर्फ कार्बन बच जाता है जो ब्लैक कलर का होता है, जिस वजह से कलर चेंज हो जाता है और वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो ये तो है केमिकल रिएक्शन की पहचान। तो इन तमाम केमिकल रिएक्शंस में से हमने एक चीज़ तो बड़े ध्यान से बेटा सीखी है कि जब भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं बेसिकली जो हर केमिकल रिएक्शन में होती हैं। और उन दो चीज़ों में बेटा एक तो वो चीज़ होती है जिनको हमने आपस में मिलाया हुआ होता है और एक नई चीज़ बनती है। जैसे एक मरतबा हम इन रिएक्शन से देख लें बेटा, इसमें हमने H2SO4 को साथ में सोडियम मिलाया था, ये दो चीज़ें हमने आपस में मिलाई, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और ये बन गए, यानी H2 बन गया और Na2SO4 बन गया। और इसी तरह से इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाया बेटा तो ये और ये मतलब H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरस क्लोराइड जो है ये बन जाता है। हर रिएक्शन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो चीज़ें जो बेटा आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं जिनको इनिशियली तौर पर रिएक्ट करवाया जाता है, या वो चीज़ें जो रिएक्शन के नतीजे में या इन आपस में रिएक्ट करने वाली अशिया के नतीजे में बनती हैं, वो दूसरी चीज़ें होती हैं। तो बेटे दो चीज़ें जो होती हैं उनमें से एक को हम रिएक्टेंट कहते हैं और दूसरी चीज़ को बच्चों हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ने से पहले बेटा ये पहचानना है कि ये रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। मैंने रिएक्टेंट को बेटा समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में R से लिखता हूँ और प्रोडक्ट को समझाने के लिए P से लिखता हूँ। ये देखो ना, P और R आपस में मिलकर के PR हो जाएगा ना, PR मतलब प्यार हो जाएगा। और जब आपस में ये दोनों आपस में एक जगह पे मिक्स होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे प्यार होता है ना, तभी तो कोई ना कोई चेंज आता है। तो अब जरा पहचानते हैं बेटा कि एक्चुअली P कौन सा है और R कौन सा है, मतलब रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट कौन से हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ ना, मैं एक मरतबा आपकी किताब से ही मतलब 10th की केमिस्ट्री का ही एक रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा कि H2 और O2 को आपस में कॉन्डेंस किया जाए तो ये बन जाता है H2O, यानी यहाँ पे अगर 2 लगा दिया जाए बेटा और यहाँ पे भी 2 लगा दिया जाए तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें ध्यान से देखें कि आपस में मिलने वाली एशिया ये है बेटा और नया बनने वाला प्रोडक्ट या नई बनने वाली एशिया ये है। तो बच्चों ये चूंकि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। यानी ये वाली जो 2 सब्सटेंसेस हैं इनको मैं R लिख रहा हूँ, R का मतलब समझ जाना बेटा रिएक्टेंट है। और ये जो 2 चीज़ें नई बन रही हैं मतलब 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं बेटा, ये 2 कहाँ पे लगना है कहाँ पे नहीं लगना सभी चीज़ें साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी बेटा। इनको P मतलब इनको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो पता क्या चला बेटा, पता ये चला कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके मिलने से ये वाली बन रही हैं। और एक और बात ध्यान से जहन में रख लो बच्चों कि जब कभी भी केमिकल, अच्छा ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है बेटा, ये केमिकल इक्वेशन है। और केमिकल इक्वेशन तो कभी कभी हम ऐसे रिएक्शन के लिए भी लिख लेते हैं बेटा जो रिएक्शन हकीकत में होता ही नहीं है। मतलब कोई रिएक्शन अगर हकीकत में नहीं भी है तो हम उसके लिए हमें कोई इससे कंसर्न नहीं है कि हमेशा वही रिएक्शन होना, जो रिएक्शन होता है हकीकत में फिजिबल है उसके लिए रिएक्शन उसी के लिए बेटा केमिकल इक्वेशन लिखो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसे रिएक्शन के लिए भी केमिकल इक्वेशन जड़ देते हैं बेटा कि जो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होता हकीकत में। बल्कि समझाना ये था कि इनके आपस में मिलने से बेटा, इन दोनों के आपस में मिलने से ये नई चीज़ बनी है तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये वाला प्रोडक्ट है। यानी जो नई बनने वाली चीज़ है वो प्रोडक्ट होती है और जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। तो अब जरा अगर मैं रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूँगा कि द सब्सटेंस यानी ऐसी अशिया दैट जो के बेटा इनिशियली रिएक्ट इन आ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों जो इब्तदाई, इनिशियली का मतलब है इब्तदाई तौर पर, यानी इब्तदाई तौर पर आपस में रिएक्ट करने वाली सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और प्रोडक्ट की डेफिनेशन के रिएक्टेंट्स के नतीजे में जो नई सब्सटेंस बनती हैं बेटा उनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा द न्यूली फॉर्म के नई बनने वाली एशिया इन द रिजल्ट ऑफ, किसके नतीजे में, इन द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, कि जब कॉम्बिनेशन होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो नई बनने वाली सब्सटेंसेस होती हैं बच्चों उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट बच्चों। तो एग्जाम्पल से ज़रा समझते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिनसे हमें पता चल सके कि कौन से रिएक्टेंट है और कौन से प्रोडक्ट हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टोटल 5 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम 10th का बेटा, उनमें यही एग्जाम्पल शामिल हैं। और भी बहुत सारी हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, लेकिन जो कंसर्न चैप्टर नंबर 1 का है उसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है बेटा, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, जैसे H2 प्लस I2 को मिलाकर के प्रोडक्ट में बन जाएगा 2HI। तो आप कहोगे इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं। और क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर बेटा 2 है उसमें अगर PCl3 प्लस Cl2 आपस में मिलाया जाए तो PCl5 बन जाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन क्लोज सिस्टम में हो बेटा तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये वाला भी अगर क्लोज सिस्टम में बेटा रिएक्शन होता है तो ये भी रिवर्स होगा। अब ये रिवर्स रिएक्शन क्या होता है ये भी आगे रिएक्शन की टाइप्स में पढ़ेंगे बच्चों। और तीसरी एग्जांपल, अगर फ़र्ज़ करें, अभी बता चुका हूँ कि H2 और O2 को आपस में मिला दिया जाएगा तो रिजल्ट के यानी नतीजे के तौर पे बच्चों H2O बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है, यानी ये रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट हैं। और एक और बात ये है कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना तो रिएक्टेंट्स को हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, यानी आप ऐसे भी पहचान सकते हैं बेटा
कि जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बिटे और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन हो जाएगा, तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला चूँकि बेटा लेफ़्ट साइड पे है और ये वाला चूँकि राइट साइड पे है, तो आम तौर पे जनरली ये होता है कि लेफ़्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं बेटा और राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। यानी ये वाला जो R मैंने लिखा है ये राइट साइड के लिए है ना कि रिएक्टेंट के लिए, और ये वाली ऊपर एग्जांपल जो आपको बता चुका हूँ बेटा, ये वाली एग्जांपल भी इसमें शामिल है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि अगर N2O4 को हम कुछ हीट वीट करते हैं बेटा तो ये बदल जाता है 2NO2 में, 2NO2 में बदल जाएगा। तो इनमें इन सब में जो नई बनने वाली एशिया हैं ये वाली बेटा ये सारी प्रोडक्ट्स हैं और ये वाली तमाम चीज़ें रिएक्टेंट्स होती हैं। अच्छा, अब ये तो पता चल गया बेटा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या फ़र्क है। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसके बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के पहले पेज पे यानी स्टार्ट वाले पेज से एक क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आता है कि बोर्ड में आता है बेटा डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी आपने ये बताना होता है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे कि द सब्सटेंसेस दैट इनिशियली रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स में क्या लिखोगे कि द न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस, द न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस बेटा एक वर्ड और यहाँ पे ऐड करना है, न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस इन द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट के आपस में कॉम्बाइन होने के कारण, जब रिएक्टेंट्स आपस में कॉम्बाइन होते हैं तो जो नई एशिया केमिकल रिएक्शन में जन्म लेती हैं बेटा उनको हम बेसिकली प्रोडक्ट कहा करते हैं। अब नेक्स्ट वन, केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन का भी पता नहीं चला बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें रिएक्शन की बेटा टाइप्स पढ़ना होगी। रिएक्शन की टाइप्स जानना पहले ज़रूरी है बच्चों। तो रिएक्शन की टाइप्स पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ बेटा, इस रिएक्शन को रेज कर रहा हूँ बेटा, इसको अपने पहले से नोट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट करता हूँ बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो ये टाइप्स हम क्यों बनाते हैं, ये टाइप्स बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन या अनकम्प्लीशन, यानी या तो मुकम्मल हो जाते हैं रिएक्शन या फिर मुकम्मल नहीं होते। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो बेटा सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, मुकम्मल ही नहीं होते, तो हम उनकी भी एक किस्म बना देते हैं, और जो मुकम्मल हो जाते हैं उनकी एक किस्म बना देते हैं। इस इतबार से बच्चों हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन को क्लासीफाई कर देते हैं और हम कहते हैं रिएक्शन या तो इरिवर्सिबल होगा बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और नंबर 2 पे बेटा या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ये उनके कंप्लीशन के बिहाफ पे रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है। और एक और भी बेटा क्वेश्चन आता है, और सेकंड वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने हल करना है बेटा वो यही है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल एंड बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो बेटा आपने डिस्टिंग्विश करना होता है, मतलब आपने उनमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है विद इन एग्जाम्पल्स जो है बेटा इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस किया जाएगा।
आज के लिए अपने याद क्या रखना है, तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका याद रखना है बच्चों। हमें कैसे पता चलेगा भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसके लिए आपने ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए, जिससे पता चल सकता है कि क्या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है या नहीं। और सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं और प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। और थर्ड पे आपने ये क्वेश्चन माइंड में रखना है कि डिफरेंशिएशन बिटवीन बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि मैंने टाइप्स बताई हैं आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं बेटा। तो इनकी डेफिनेशन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में देखिए बेटा, नेक्स्ट जब हम आएंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।